नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जुलाई 2024 में जो HP टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। HP टेट में जो हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम है, तो उसमें सोशल साइंस के हमारे पास 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर के हैं। यदि किसी को हमारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए, तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी है, इन्होंने ही 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कोलकाता में हो रहा था। और वहीं पर इन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो गलती कर देते हैं, वो वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक कर देते हैं। लेकिन जो दादा भाई नौरोजी है, इन्होंने 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पे? कोलकाता में हो रहा था। और वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और जो बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है कि ये स्लोगन किसने दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो उसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन कब दिया था? तो ये दिया था 1916 ईस्वी में। कब दिया था? 1916 ईस्वी में दिया था, जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। तो जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। और जो पूर्ण स्वराज है, तो पूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की बात 1930 में हसरत मोहानी में की थी। किसने की थी? हसरत मोहानी। जो हसरत मोहानी थे, ये एक कांग्रेस के लीडर थे, एक पोइट थे। इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग 1930 ईस्वी में की थी। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। डिटेल डिस्कशन आपके साथ इसके बारे में कर दी है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1906 में किया था। और कहाँ पर किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने किया था। और जन्म स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कब कहा था? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन में इन्होंने ये कहा था। और जो पूर्ण स्वराज है, सबसे पहले इसकी डिमांड किसने की थी, या सबसे पहले पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था हसरत मोहानी ने, और 1930 में किया था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। ए. भगत सिंह, बी. मास्टर ताराचंद, सी. कृष्ण मोहन, डी. यशपाल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, भगत सिंह। जो सरदार भगत सिंह थे, तो सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सरदार भगत सिंह ने कब नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो भगत सिंह ने 1926 में। कब? 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 1926 से पहले जो ये लोग थे, ये किस में थे? ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से ये अलग कब हुए? 1926 में हुए। और इन्होंने नौजवान भारत सभा गठित की। और 1929
1900 कब 29 में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था नौजवान भारत सभा को। तो इसके बारे में जितने फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से होकर गुजरता है। तो जो हमारे पास कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से वह कौन सा महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी अफ्रीका। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती है। जो हमारे पास मकर रेखा और कर्क रेखा है ये कितने डिग्री पर है? ये हमारे पास 23.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर है। चाहे वो उत्तर की तरफ हो या फिर दक्षिण की तरफ को हो। उत्तर की तरफ कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, और दक्षिण की तरफ को मकर रेखा है। जो भारत है, भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। और कितने स्टेट से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 स्टेट से होकर हमारे पास कर्क रेखा गुजरती है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? जो पुलकेशिन द्वितीय हैं ये किस राजवंश डायनेस्टी से संबंध रखते हैं? ए चोल, बी चेरा, सी राष्ट्रकूट, डी चालुक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चालुक्य। जो पुलकेशिन द्वितीय है ये किस राजवंश से है? तो ये हमारे पास चालुक्य राजवंश से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हमारे पास जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके राइटर कौन है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड थोड़ी सी अलग है। पूछा गया है कि अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? ए हिंदी, बी मराठी, सी बांग्ला, डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मराठी। जो केसरी अखबार है वो किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। और ये पहली बार कब पब्लिश हुआ था? तो ये हमारे पास 1881 में। कब पब्लिश हुआ था? 1881 में पब्लिश हुआ था। और ये अखबार किसने पब्लिश किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि केसरी अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो ये हमारे पास जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था। और किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था? मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये हफ्ते में एक बार आती थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1881 में। और यहीं पर जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने एक और न्यूज़पेपर प्रकाशित किया है जिसका नाम क्या था? मराठा। मराठा। और मराठा कब इन्होंने पब्लिश किया था? ये भी 1881 में ही प्रकाशित किया था। और ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। और वीकली न्यूज़पेपर होने के कारण ये अंग्रेजी में ये पब्लिश करते थे। और इसका इन्होंने जो मराठी वर्जन निकाला था जिसको क्या कहा जाता था? जिसको केसरी कहा जाता था। तो ये इसको पब्लिश करते थे, मराठा को पब्लिश करते थे अंग्रेजी में, और फिर उसी को ट्रांसलेट करके केसरी को पब्लिश करते थे मराठी में। और इन दोनों न्यूज़पेपर की शुरुआत कब की गई थी? 1881 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको हर बार एचपी टेट में देखने को मिलता है। एचपी टेट में हमारे पास हिमाचल प्रदेश जीके और हिमाचल करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियोस बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और सी टेट और एचपी टेट के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। वहां पर आप हिमाचल प्रदेश के जो जीके है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। ए नीलम संजीवा रेड्डी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनका जो टाइम पीरियड था ये सबसे कम टाइम पीरियड के लिए राष्ट्रपति बने थे। तो इनका टाइम पीरियड कितना था? तो इनका टाइम पीरियड हमारे पास 1 वर्ष 11 महीने था। कितना था? 1 वर्ष 11 महीने 20 दिन था। और ये कब से कब तक हमारे पास इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं? तो ये हमारे पास इंडिया के प्रेसिडेंट 1967 से लेकर 69 तक। कब से कब तक? 1967 से 69 तक ये हमारे पास भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। और 1969 में ही ये जो अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन से प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट थे जो अपने राष्ट्रपति के पद पर ही जिनकी मृत्यु हुई थी। तो वो है हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया था? तो सबसे पहले जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, तो उसकी स्थापना के बाद उसे किस नाम से जाना गया? ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बी मौलाना आज़ाद कलाम कॉलेज, सी जामिया मिलिया इस्लामिया, डी सैयद अहमद कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं, तो उसका पहले नाम क्या रखा गया था? तो उसका पहले नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ए तात्या टोपे, बी नाना साहेब, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे। नाना साहब। जो नाना साहब थे, इन्होंने ही 1857 के संग्राम में कहाँ का नेतृत्व किया था? इन्होंने हमारे पास कानपुर का नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ का नेतृत्व किया था? इन्होंने झांसी का नेतृत्व किया था। कहाँ का? झांसी का। और जो वीर कुंवर सिंह थे, इन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पटना रियासत थी, पटना का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का किया था। और नाना साहब ने कहाँ का किया था? कानपुर का नेतृत्व 1857 में इन्होंने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। जो देवराज इंद्र है, तो देवराज इंद्र के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में इनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो पुरंदर है, तो पुरंदर का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज। क्या इसका अर्थ होता है पुरंदर का? डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज, या फिर फोर्ट डिस्ट्रॉयर। कि जो किलों का डिस्ट्रॉयर किसे कहा जाता है? तो वो देवराज इंद्र को कहा जाता है। और पुरंदर का ये अर्थ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि जिसमें राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बुलाया जाता है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ सदस्यों को बुलाया जाता है। तो ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा
बुलाया जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो उसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और कोई भी संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकता है। ओनली जो भारत का प्रेसिडेंट है वही हमारे पास संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये हमारे पास आर्टिकल 108 में दिया गया है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संयुक्त अधिवेशन है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये भारतीय संविधान के 108 अनुच्छेद में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क कौन था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का बिस्मार्क कौन था? ए गोखले, बी तिलक, सी सरदार पटेल, डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। जो सरदार पटेल है उनको क्या कहा जाता है? उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बिस्मार्क है वे कौन थे, और जो सरदार पटेल है तो सरदार पटेल को बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। तो जर्मनी में हमारे पास एक चांसलर हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? ओटा वोन बिस्मार्क। क्या नाम था? ओटा वोन बिस्मार्क था। और वहाँ पर जितने भी जो स्टेट्स थे जो अलग अलग बटे हुए थे, तो उन्होंने उन सब को इकट्ठा किया और यूनाइटेड जर्मनी का उन्होंने इकट्ठा किया और जर्मनी बनाया। उसी प्रकार से जो सरदार पटेल है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में क्या थे? अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी। तो प्रिंसली स्टेट को उन्होंने उन सबको मिलाकर कितनी थी? 562। तो जो 562 प्रिंसली स्टेट थी उन सबको मिलाकर उन्होंने एक भारत का निर्माण किया था, तो जिसके कारण उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है। ये NCERT 8th क्लास में हमारे पास दिया हुआ है जियोग्राफी के पोर्शन में। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सूती उद्योग, बी सूचना उद्योग, सी कोयला उद्योग, डी इंश्योरेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूचना उद्योग। जो सूचना उद्योग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए कौटिल्य, बी विशाखादत्त, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखादत्त। जो विशाखादत्त है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु रामदास, डी गुरु हरराय। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह है इन्होंने ही फारसी में जाफरनामा लिखा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो गुरु गोविंद सिंह थे इन्होंने फारसी में जाफरनामा लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तो ये आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि चतुर्थ वर्ल्ड किन देशों को कहा जाता है? फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज किनको कहा जाता है? ए कोयला उत्पादक देशों को, बी सोना उत्पादक देशों को, सी चांदी उत्पादक देशों को, डी तेल उत्पादक देशों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तेल उत्पादक देशों को। जो देश तेल का उत्पादन करते हैं उनको फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है? जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को चतुर्थ विश्व के देशों के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा आज का यहाँ पे वीडियोस थी वो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।